टाइम ट्रैवल की ये शानदार कहानी हमें अमेरिका के एक शान से मोहल्ले में ले जाती है, जहां सोफी राइस नाम की एक औरत अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। 8 महीने पहले उसकी दुनिया एक झटके में उजड़ गई थी। उसका पति मैल्कम सड़क पार कर रहा था और डार्बी ब्रिंकली नाम का एक नशे में धुत ड्राइवर उसे कुचलता हुआ निकल गया। मैल्कम वहीं खत्म हो गया और उस दिन से सोफी के हिस्से में बची सिर्फ एक खाली बिस्तर वाली रातें, गहरा डिप्रेशन और एक बेटी राइली जो अपने पापा के जाने के बाद अंदर ही अंदर टूटती जा रही है। सोफी रातों को बुजुर्गों की देखभाल का काम करके किसी तरह घर चला रही है, लेकिन किस्मत उसे सांस लेने की मोहलत भी नहीं देती। एक दिन काम के बीच उसका फोन बजता है राइली के स्कूल से। पता चलता है कि राइली लंबे अरसे से चुपचाप क्लासेस से गायब रहती थी और अब स्कूल ने उसे निकालने का फैसला सुना दिया है। सोफी उस वक्त ड्यूटी छोड़ नहीं सकती, तो वो एक ही इंसान को याद करती है, जाबिर करीम। जाबिर एक फिजिक्सिस्ट है, मैल्कम का सबसे गहरा दोस्त और मैल्कम के जाने के बाद इस बिखरे परिवार का इकलौता सहारा। वो बिना सवाल किए राइली को स्कूल से घर ले आता है, लेकिन असली चोट अभी बाकी थी। सोफी को खबर मिलती है कि डार्बी, जिसने उसके पति की जान ली, कानून की पकड़ से पूरी तरह आजाद घूम रहा है। ना कोई सजा, ना कोई हर्जाना। सोचिए जरा, जिस आदमी ने आपका पूरा घर उजाड़ दिया, वो आपके ही शहर में आराम से जिंदगी जी रहा हूँ। सोफी के अंदर गुस्सा और बेबसी दोनों उबल रहे हैं, पर वो कर भी क्या सकती है। इसी दर्द के बीच राइल का बर्थडे आ जाता है। सोफी अपने टूटे हुए दिल को समेटकर पार्टी की तैयारी करती है, मेहमानों को बुलाती है, पर राइली अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। पापा की याद ने उसे इतना खामोश कर दिया है कि उसने दुनिया से बात करना ही छोड़ दिया है। उस रात सोफी को साफ दिख जाता है कि यह परिवार अब सिर्फ नाम का बचा है। और तभी एक शाम जाबिर वो बात कहता है जो उसने आज तक किसी से नहीं कही थी। वो बताता है कि करीब 10 साल पहले एक आदमी की वजह से उसका पूरा परिवार मारा गया था और वो खुद सिर्फ इसलिए जिंदा बचा क्योंकि उस वक्त वो वहां मौजूद नहीं था। उस दिन से हर सुबह वो एक ही बोझ लेकर उठता है, काश वो अपनों को बचा पाता। सोफी चुपचाप सुनती रहती है, पर अगला वाक्य सुनकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। जाबिर कहता है मैल्कम वापस आ सकता है। सोफी को लगता है जाबिर का दिमाग गम से हिल गया है। उसके बाद जाबिर उसे एक दिन अपने घर ले जाता है और वहां एक कमरे में पड़ी एक अजीब सी मशीन दिखाता है, तारों और मशीनरी का एक उलझा हुआ जाल। वो समझाता है कि मैल्कम और वो दोनों बरसों से चोरी छुपे टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। पूरी तरह कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन जो बना है वो किसी अजूबे से कम नहीं। ये मशीन पास्ट में एक सब एटॉमिक पार्टिकल भेज सकती है, ठीक उस जगह और उस पल पर जहां उसे भेजा जाए, और वो पार्टिकल जिस भी जिंदा इंसान के शरीर के भीतर प्रकट होगा वो वहीं मर जाएगा। मतलब साफ था, पीछे जाकर किसी को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन मारा जा सकता है। और अगर डार्बी को उस हादसे से पहले ही खत्म कर दिया जाए तो वो टक्कर कभी होगी ही नहीं, मैल्कम कभी मरेगा ही नहीं। सोफी मशीन को देखती है, फिर जाबिर को। उसके सामने अब एक ऐसा सवाल खड़ा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं। क्या वो अपने पति को वापस पाने के लिए एक इंसान की जान लेने को तैयार है? सोफी इसे पागलपन समझकर तुरंत मना कर देती है और गुस्से में वहां से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में वो अनजाने में डर्बी के घर के पास जा पहुंचती है, जहां वो देखती है कि डर्बी अपनी पत्नी के साथ बेहद बदसलूकी कर रहा है और उस पर हाथ उठा रहा है। यह नजारा देखकर सोफी का दिल दहल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ऐसे जालिम इंसान को खत्म करना कोई गुनाह नहीं है। अगली सुबह वो सीधे जाबिर के पास वापस लौटती है ताकि वो दोनों इस एक्सपेरिमेंट को शुरू कर सकें। अब दोनों काम में जुट गए। डार्बी की सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाल कर उसकी एक क्लियर तस्वीर निकाली गई, फिर हादसे से पहले की उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और सही वक्त मशीन में फीड किया गया। सब कुछ सेट था। सोफी और जाबिर दोनों कमरे में मौजूद थे जब मशीन एक्टिवेट हुई, और यही बात आगे चलकर सबसे अहम साबित होने वाली थी, क्योंकि इस मशीन का एक अनोखा नियम था। टाइमलाइन बदलने पर पुरानी दुनिया की यादें सिर्फ उन्हीं लोगों के पास बचती हैं जो एक्टिवेशन के वक्त उस कमरे में हों। बाकी पूरी दुनिया के लिए नई टाइमलाइन ही हमेशा से सच होती है। मशीन स्टार्ट होती है, लेकिन उसमें से धुआं निकलने लगता है। सोफी का चेहरा उतर गया। इतनी बड़ी उम्मीद और नतीजा कुछ भी नहीं। वो मायूस होकर बाहर निकलने लगी। जाबिर ने पीछे से समझाने की कोशिश की कि बदलाव को महसूस होने में वक्त लग सकता है, पर सोफी सुनने की हालत में नहीं थी। तभी उसके हाथ से फोन छूटा और जमीन पर गिरकर उसकी स्क्रीन चटक गई। उसने झुककर फोन उठाया और उसकी धड़कन रुक गई। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मैल्कम। टूटा फोन कॉल उठाने नहीं दे रहा था, लेकिन एक मैसेज आ गया। वो पार्क में उसका इंतजार कर रहा है। अब देखिए, यहीं पर टाइमलाइन ऑफिशियली बदल चुकी थी। मशीन ने पास्ट में हादसे से पहले डार्बी के शरीर के अंदर वो पार्टिकल पहुंचा दिया था। डार्बी उसी पल मर गया था, यानी वो एक्सीडेंट वाली रात कभी आई ही नहीं और मैल्कम की मौत इस नई दुनिया में कभी हुई ही नहीं। सोफी पागलों की तरह पार्क की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उसकी नजरें हर तरफ दौड़ी, कोई नहीं। और फिर पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। वो पलटी, सामने मैल्कम खड़ा था, जिंदा, सलामत, हल्की सी मुस्कान लिए। सोफी दौड़कर उससे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद मिली हो। मैल्कम हैरान था। उसके लिए तो ये एक आम दिन था। वो कभी मरा ही नहीं था, तो उसे कुछ याद होने का सवाल ही नहीं उठता। पुरानी टाइमलाइन सिर्फ 2 लोगों के जहन में जिंदा थी, सोफी और जाबिर, जो एक्टिवेशन के वक्त कमरे में थे। कुछ दिन तो सोफी के लिए किसी ख्वाब जैसे गुजरे। मैल्कम घर में था, राइल फिर से हंसने लगी थी। उधर जाबिर अपने घर में मशीन को और बेहतर बनाने में लगा रहा। उसका असली मकसद अभी बाकी था, अपनी फैमिली को बचाना, लेकिन वक्त से छेड़छाड़ की कीमत धीरे धीरे सामने आने लगी। सोफी जब काम पर लौटी तो उसे झटका लगा। रिकॉर्ड्स में उसका पुराना डिपार्टमेंट ही नहीं था, उसकी पोस्टिंग कहीं और दिखा रहा था, और जिन बुजुर्गों के साथ उसने बरसों बिताए थे वो उसे अजनबियों की तरह देख रहे थे। एक डार्बी की मौत ने सिर्फ मैल्कम को नहीं लौटाया था, उसने सोफी की जिंदगी के ना जाने कितने कोने चुपचाप बदल दिए थे। मैल्कम भी अपनी पत्नी में आया बदलाव भांपने लगा था। एक शाम उसने सीधा पूछ लिया, तुम कुछ छुपा रही हो? और फिर उसने
खुद एक ऐसा राज खोला जिसने सोफी के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो पिछले 3 साल से चोरी छुपे जाबिर के साथ उसी मशीन पर काम कर रहा था। सोफी सन्न रह गई। जाबिर ने ये बात उससे कभी नहीं कही थी। अब छुपाने का कोई मतलब नहीं बचा था। सोफी ने मैल्कम के सामने पूरा सच रख दिया कि इस टाइमलाइन में वो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उसकी मौत को मिटाने के लिए एक आदमी की जान ली गई है। मैल्कम के लिए ये सच किसी पहाड़ जैसा था। खुद की मौत के बारे में जानना और ये जानना कि उसकी वापसी की कीमत किसी और के खून से चुकाई गई है। और अभी तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस एक मौत ने एक और घर में कैसा तूफान खड़ा कर दिया है। डार्बी का भी एक परिवार था। अगले कुछ दिन मैल्कम के लिए बेहद अजीब थे। हर सुबह वो आईने में खुद को देखता और सोचता, ये चेहरा तो 8 महीने पहले मिट्टी में मिल चुका था। वो जिंदा था पर उसकी सांसों की कीमत किसी और के घर की बर्बादी से चुकाई गई थी। सोफी से ये बोझ बर्दाश्त नहीं हुआ। वो डार्बी के पुराने घर पहुंची पर वो घर बिक चुका था। काफी ढूंढने के बाद उसे डार्बी की पत्नी कारा ब्रिंकली मिली। सोफी ने खुद को डार्बी की पुरानी दोस्त बताया। कारा पहले हिचकिचाई और फिर जो कहानी कारा ने सुनाई उसने सोफी के सीने में छुरी सी उतार दी। डार्बी की रहस्यमयी मौत के बाद कारा की जिंदगी पूरी तरह बिखर गई थी। पैसे खत्म, घर बेचना पड़ा और सबसे बड़ी मार उसकी छोटी बेटी एगी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और इलाज के पैसे तक नहीं है। कारा ने यह भी बताया कि कुछ साल पहले एक ठग ने धोखा देकर उसकी बेकरी छीन ली थी। उसी धोखे ने उनकी माली हालत की कमर तोड़ दी थी। सोचिए सोफी की हालत। जिस औरत के पति की मौत का बटन उसने खुद दबाया था, वो औरत अब उसके सामने वही जिंदगी जी रही थी जो कल तक सोफी की थी। वही अकेली माँ, वही टूटती हुई बच्ची। फर्क बस इतना कि कारा का दर्द सोफी ने दिया था। पछतावे की तड़प में सोफी ने कारा और एगी को डिनर पर बुला लिया। मैल्कम और जाबिर भी मौजूद थे। जाबिर कारा को सामने देखकर अंदर ही अंदर बेचैन हो उठा। उसे पता था कि डार्बी की मौत में उसका भी हाथ है और अब उसी की विधवा उसके सामने बैठी है। डिनर पर कारा ने अपना दर्द खोलकर रख दिया और इसी बीच राइली और एगी में गहरी दोस्ती हो गई। डिनर के बाद मैल्कम ने सोफी और जाबिर को अलग ले जाकर एक खतरनाक ख्याल रखा। जिस ठग ने कारा की बेकरी छीनी थी, अगर उसे बीते वक्त में खत्म कर दिया जाए तो बेकरी कभी छिनेगी ही नहीं। कारा के पास पैसे होंगे, एगी का इलाज हो पाएगा। लेकिन सोफी ने साफ इनकार कर दिया। एक धोखे की सजा मौत नहीं हो सकती। डार्बी को मारकर देख लिया, नतीजा सामने है। जाबिर बोला, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए। पर सोफी टस से मस नहीं हुई और फिर किस्मत ने खुद फैसला सुना दिया। कुछ दिन बाद सोफी, कारा और एगी के साथ बाहर गई थी कि अचानक एगी बेहोश होकर गिर पड़ी। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने साफ कह दिया, एगी को फौरन इलाज चाहिए और कारा के पास उतने पैसे नहीं थे। सोफी अपनी आंखों से एक बेबस मां को टूटते देख रही थी और जानती थी कि इस तबाही की जड़ में कहीं ना कहीं वो खुद है। उस रात सोफी का इनकार पिघल गया। तीनों ने मशीन के सामने वो फैसला ले लिया, ठग को बीते वक्त में खत्म किया जाएगा। इस बार भी तीनों कमरे में मौजूद थे, यानी पुरानी टाइमलाइन की यादें सिर्फ इन्हीं तीनों के पास रहने वाली थी। स्विच दबा और दुनिया एक बार फिर बदल गई। मशीन ने एक बार फिर अपना काम कर दिखाया था। ठग बीते हुए वक्त में मारा जा चुका था, यानी वो धोखा कभी हुआ ही नहीं और कारा की बेकरी कभी छिनी ही नहीं। नई टाइमलाइन में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। कारा और एगी अब मिलकर वही बेकरी चला रही थी और सबसे बड़ी राहत, एगी बिल्कुल स्वस्थ थी। पैसे थे, इलाज हुआ था, जिंदगी पटरी पर थी। सोफी, मैल्कम और जाबिर बेकरी पहुंचे और अपनी आंखों से ये मंजर देखा। हंसती हुई माँ बेटी, महकती हुई दुकान। सोफी की आंखें भर आईं। उसे लगा इस बार, बस इस बार वक्त ने उन्हें माफ कर दिया है। लेकिन याद रखिए, वक्त कभी मुफ्त में कुछ नहीं देता, वो बस कीमत बाद में वसूलता है। सोफी अपनी बेटी राइल को लेने स्कूल पहुंची और वहाँ जो हुआ उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। टीचर ने हैरानी से पूछा, राइली, इस नाम की कोई लड़की यहाँ पढ़ती ही नहीं, आप कौन हैं? सोफी को लगा कोई गलतफहमी है। उसने जोर दिया, रिकॉर्ड्स खंगलवाए, पर नतीजा वही। राइली नाम की कोई लड़की उस स्कूल के किसी रजिस्टर में नहीं थी। सोफी का दिल धक धक करता हुआ घर की तरफ भागा। घर पहुंची तो वहाँ भी राइली नहीं थी और घर भी बदला हुआ था। कमरों की चीजें अलग, दीवारें अलग, जैसे किसी और परिवार का घर हो। मैल्कम भी उसके साथ पागलों की तरह ढूंढने लगा और तभी उनके सामने एक लड़का आया, मुस्कुराता हुआ, बेफिक्र, और बोला, मॉम, डैड। सोफी और मैल्कम जड़ हो गए। ये लड़का उनका बेटा था और उसका नाम भी राइली था। यानी समझिए क्या हुआ, 10-12 साल पहले हुई ठग की मौत ने टाइमलाइन में इतनी गहरी लहरें उठाई कि सोफी और मैल्कम की जिंदगी का सबसे नाजुक हिस्सा ही बदल गया। इस नई दुनिया में उनके घर बेटी नहीं, बेटा पैदा हुआ था। वो बच्ची जिसके बर्थडे की तैयारी सोफी ने टूटे दिल से की थी, जिसे जाबिर स्कूल से लाया था, जिसके लिए सोफी हर दिन लड़ी थी, वो इस दुनिया में कभी थी ही नहीं। और चूंकि एक्टिवेशन के वक्त सोफी, मैल्कम और जाबिर तीनों कमरे में थे, सिर्फ इन्हीं तीनों को वो बेटी याद थी। बाकी दुनिया के लिए ये लड़का ही हमेशा से उनका इकलौता बच्चा था। सोफी और मैल्कम अंदर से चूर चूर हो गए। सामने एक मासूम बच्चा खड़ा था जो उन्हें अपने माँ बाप मानता था और वो दोनों उसे जानते तक नहीं थे। सोफी ने रोते हुए कहा, ये अनफेयर है। इस बच्चे का क्या कसूर? उसे ऐसे पेरेंट्स पालें जिनकी यादों में वो है ही नहीं, जो उसे देखकर अपनी खोई हुई बेटी ढूंढते हों। ये तो उस बच्चे के साथ सबसे बड़ा जुल्म होगा। टूटे हुए कदमों से दोनों जबीर के पास पहुंचे। सोफी ने बस एक सवाल पूछा, क्या कोई रास्ता है जिससे हमारी बेटी वापस आ जाए? जबीर का चेहरा उतर गया। उसने सच कह दिया, हर बार मशीन चलाने से टाइमलाइन बदलती है और ये बदलाव कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होते। दोबारा मशीन चलाने की कोई गारंटी नहीं कि बेटी लौटेगी, उल्टा कुछ और बिगड़ सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। 3 लोग जिन्होंने वक्त को 2 बार झुकाया था, आज वक्त के सामने पूरी तरह बेबस खड़े थे। और तभी जाबिर की आंखों में कुछ कौन था, एक ख्याल इतना बड़ा, इतना खतरनाक कि वो खुद कुछ पल बोल नहीं पाया। एक ऐसा रास्ता जो शायद सब कुछ ठीक कर दे या सब कुछ हमेशा के लिए मिटा दे। जाबिर के जहन में जो ख्याल कौंधा था वो सबसे बड़ा जुआ था। उसने सोफी और मैल्कम को समझाया, मैं मशीन को चलाकर अपनी फैमिली को बचाऊंगा और अगर मेरी फैमिली बच गई तो मेरे पास ये मशीन बनाने की कोई वजह ही
नहीं बचेगी। सोचिए इस बात की गहराई। ये मशीन जबीर ने अपनों को खोने के दर्द से बनाई थी। अगर वो दर्द ही कभी ना मिले तो मशीन कभी बनेगी ही नहीं, और अगर मशीन कभी बनी ही नहीं तो डार्बी कभी मारा नहीं जाएगा, ठग कभी मारा नहीं जाएगा। इन तीनों ने वक्त के साथ जो जो छेड़छाड़ की वो सब अपने आप मिट जाएगी। टाइमलाइन साफ हो जाएगी जैसे किसी ने स्लेट धो दी हो। लेकिन इस प्लान की कीमत सुनकर सोफी के हाथ ठंडे पड़ गए। इस बार मशीन सिर्फ जाबिर अकेला चलाएगा, सोफी और मैल्कम कमरे में नहीं होंगे। और नियम आपको याद ही है, यादें सिर्फ उसी के पास बचती हैं जो एक्टिवेशन के वक्त कमरे में हो। यानी सोफी और मैल्कम को इस पूरे सफर की कोई याद नहीं रहेगी। न मशीन, न डार्बी की मौत, न मैल्कम का लौटना, न कारा से दोस्ती, न अपनी बेटी को खोने का गम, कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ा डर, कोई गारंटी नहीं कि नई टाइमलाइन में क्या होगा। अगर डार्बी जिंदा रहा तो वो हादसा फिर हो सकता है, मैल्कम फिर से जा सकता है, या शायद नहीं, कोई नहीं जानता। बहुत सोच विचार के बाद तीनों राजी हो गए, क्योंकि शायद यही एक रास्ता था अपनी बेटी को वापस पाने का। आखिरी रात सोफी मैल्कम के पास बैठी। दोनों ने बस एक दुआ मांगी कि नई दुनिया में वो दोनों साथ हों और उनकी रायली, उनकी बेटी उनके पास हो। फिर सोफी जाबिर के पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। ये आखिरी बार था जब वो जाबिर को इस तरह याद कर पा रही थी। कुछ ही देर में उसकी सारी यादें बदलने वाली थी। जाबिर के लिए ये सबसे भारी पल था। वो जानता था कि बटन दबाने के बाद इस पूरे सफर का इकलौता गवाह वहीं बचेगा, पर उसकी फैमिली जिंदा होगी और उसके लिए यही काफी था। सोफी और मैल्कम कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ जाबिर था और उसकी मशीन। उसने आखिरी बार सब कुछ चेक किया। 10 साल पीछे, वो दिन जब उसकी फैमिली मारी गई थी। एक गहरी सांस और उसने बटन दबा दिया और फिर एक नई टाइमलाइन शुरू हुई। सोफी काम से लौट रही है, वही गली, वही रास्ता, सब कुछ आम दिनों जैसा। वो अपने घर के दरवाजे के सामने पहुंचती है, एक पल के लिए रुकती है और फिर दरवाजा खोलती है। लेकिन अंदर क्या है ये हमें नहीं दिखाया जाता। क्या मैल्कम जिंदा है? क्या रायली उनकी बेटी वापस आई? क्या जाबिर अपनी फैमिली के साथ हंस रहा है, या वक्त ने एक बार फिर पासा पलट दिया? इन सवालों का जवाब फिल्म हमें नहीं देती, और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। सोफी ने वक्त को 3 बार झुकाया और हर बार वक्त ने उससे कुछ छीन लिया। पति को वापस लाने की कीमत एक माँ और उसकी बीमार बच्ची ने चुकाई। उस माँ को बचाने की कीमत अपनी ही बेटी से चुकानी पड़ी, और आखिर में सब कुछ एक बटन पर दांव लगा दिया, सिर्फ एक शायद के भरोसे। जिंदगी में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनके पीछे का सच सिर्फ खोलने वाला जानता है। सोफी जानती है, हम नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं अनसुलझे सवालों के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।